हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का, कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है माँ का अंचल। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा मनोरंजित होंगे। तो चलिए आइए इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या होता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें पूरा हमें कवि यही बताते हैं कि किस प्रकार एक लड़का रहता है, उसका उसके पिता से काफ़ी ज़्यादा स्नेह रहता है, काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है, वो अपने पिता के बहुत ज़्यादा करीब रहता है। लेकिन एक बार जब उसके साथ एक घटना घटित होती है तो वह अपनी माँ की गोद में चला जाता है और फिर जब पिता उसे अपने गोद में लेने की कोशिश करते हैं तो वह उनकी गोद में नहीं जानता है। तो आइए चलिए इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार की उसके साथ घटना घटित होती है और कैसे वह अपने पिता की गोद में जाने से इनकार करता है, जबकि वह अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप बोर्ड में अच्छे से अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी स्टोरी है, यहाँ पे पहले ही पेज पर कवि लेखक हमें ये बताते हैं कि जो बच्चा रहता है, वो जो बालक रहता है, वो अपने पिता से ज़्यादा स्नेह रखता है, अपने पिता के साथ ही रहता था। अपनी माता के पास तो वह सिर्फ दूध पीने के लिए ही जाता था और बाकी सब उसका जो भी पूरा दिन था वो अपने पिता के साथ ही व्यतीत हो जाता था। जैसे कि नहाना हुआ और खाना भी उसके पापा ही खिलाते थे और जितने भी सारे काम हैं वो सभी काम उसके पिताजी ही उसे उपलब्ध करा देते थे। यानी वो अपना सारा काम जैसे पूजा पाठ इत्यादि जितने भी काम थे, ये सभी काम जब उसके पिता करते थे उस छोटे बच्चे के, तो वह उनकी बगल में बैठ जाता था। तो उसके पिता जो थे वह उसके सर पर भभूत भी लगा देते थे, जिसके कारण वह बिल्कुल भोलेनाथ की तरह लगता था। इसीलिए उसके पिता उसे भोलानाथ भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो पहले पेज में इतना ही है और दूसरे पेज में हमसे बताते हैं कि जो बच्चा रहता है वो अपने पिता के साथ जाता है गंगा नदी के पास, और गंगा नदी के पास उसके पिताजी जाते हैं, वहाँ पर मछलियों के लिए चारा लेकर जाते थे ताकि वे मछलियों को चारा खिला सकें। तो उसके उनके साथ साथ यानी उनके जो पिता थे, उनके अपने पिता के साथ साथ वह छोटा बालक हर जगह जाता था, जैसे कि गंगा नदी पर जाता था मछलियों को चारा खिलाने। तो रास्ते में उसके पिता उसे काफ़ी मतलब कि मनोरंजित करते थे और लाड प्यार करते थे और उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा मानते थे। कभी उसे पेड़ की टहनियों पे बैठाकर झुलाते थे या और कभी उसे अपने कंधों पर बैठा लेते थे। तो इस प्रकार का उसके पिताजी उससे स्नेह करते थे। तो उसके बाद हमसे जो लेखक हैं वो उसके बाद हमसे बताते हैं कि उसके बाद जो उस बच्चे के पिता रहते हैं वो इन सभी कामों को करते हुए घर आते हैं। फिर कहते हैं कि अब चलो खाना भी तो खा लो। फिर उसे खाना खिलाते हैं तो उसकी माता उन्हें कहती हैं कि आप अच्छे से खाना नहीं खिला पाते हैं, बच्चों को अच्छे से खाना खिलाना चाहिए। फिर उसकी माँ झूठे चिड़ियों का नाम दे देकर उसे खाना खिलाती थी, कहती थी जल्दी से खा लो वरना ये चिड़ियाँ उड़ जाएंगी, और वो बच्चा उसी बहाने जल्दी से खाना खा लेता था। इसी तरह से उस बच्चे का लगाव आप लोग देख ही सकते हैं कि वह अपने पिता से जितना ज़्यादा लगाव रखता है उतना ज़्यादा लगाव और किसी से नहीं रखता है। उसके बाद उसके पिता उसे खेलने कूदने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद इस कहानी में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, इसे एक बार अपने से ज़रूर पढ़िएगा। तो इसे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इतना ज़्यादा कहावत है कि आपको अच्छे से मज़ा आएगा। तो अब यहाँ पे कवि बताते हैं कि वो जो बच्चा रहता है वो जब खेलने जाता था तो किस प्रकार के खेल खेलता था। वो काफ़ी बनावटी खेल खेलता था, जैसे कि कभी मिठाई की दुकानें बनाकर खेलता था, तो कभी शादी का मतलब कि खेल खेलता था, और कभी मतलब इसी प्रकार के कई सारे बनावटी खेल खेलता था। तो ये सब जब वो खेल खेलता था तो इन सभी खेलों के बीच में ही उसके पिताजी आकर उससे पूछते थे, मतलब कि हर बार उसके सामने आकर बैठ जाते थे। तो वो लोग अपना सारा खेल बिगाड़ कर भाग जाते थे, क्योंकि वो लोग मतलब कि उन्हें शर्म आ जाती थी, वो काफ़ी छोटे बालक थे, इसीलिए वो लोग अपना खेल बिगाड़ कर भाग जाते थे।
तो इसी तरह एक बार वे लोग मतलब कि खाना खिलाने का खेल खेलते हैं। तो जैसे ही वो लोग खाना अपने में खाने बैठते हैं, तुरंत उसके पिताजी भी आ जाते हैं। तो कहते हैं मुझे भी खाना मिलेगा। तब तक ये लोग सभी कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। ये सभी लोग मतलब ये जितने भी छोटे बालक होते हैं, ये सभी लोग नकली खाने बनाए रखते हैं। तो उसी की वजह से उनके पिता को भी काफ़ी आनंद मिलता था उन्हें परेशान करने में। तो मतलब कि उनके पिता जो थे, उनका जो स्नेह था अपने बच्चे के प्रति वो भी काफ़ी ज़्यादा था। इसीलिए वो बच्चा अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता था। इसके बाद हमें लेखक बताते हैं कि वो लोग जब खेलने जाते थे, तो उनकी जो लड़कों की जो मंडली थी, यानी जो लड़के इकट्ठा होकर जाते थे, तो वह कहीं कहीं जाकर किसी के खेतों में जाकर चिड़ियों को उड़ाते थे, तो कभी इधर उधर खेलते थे, तो किसी के खेत में जाकर नुकसान कर देते थे। तो तरह तरह की शरारतें और खेल वे लोग खेलते थे। तो इस प्रकार से कवि इस कहानी को जो लेखक हैं वो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें कई सारे ऐसे वाक्य हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये जो पूरी स्टोरी इसे एक बार अपने से ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे जब लेखक आगे बढ़ते हैं तो वो बताते हैं एक घटना के बारे में, जिसमें वो जो छोटे बालक होते हैं, वो उनकी जो पूरी मंडली होती है वो घूम रही होती है। तब तक अपने एक अध्यापक को देखती है। तब तक उसमें से एक बैजू नाम का बालक रहता है। वो कहता है, वह एक कहावत कहता है और कहता है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। यानी कि जो बुढ़वा मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, बूढ़े व्यक्ति। तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसे चिढ़ाने के लिए वो लोग कहते हैं, उसे चिढ़ाने के लिए कहते हैं। इसके बाद जो बैजू कहता है तो उसी के सुर में सुर मिलाकर सभी पूरी बालक की मंडली कहने लगती है कि मतलब यही जो वाक्य है इसे रिपीट करने लगती है। इसके बाद जो बैजू होता है वो बैजू का स्वर और इस छोटे बालक का स्वर कुछ ज़्यादा ही तेज होता है। इसीलिए जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो इन्हीं दोनों के ऊपर ज़्यादा मतलब कि इन्हीं दोनों की आवाज़ उन्हें सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ बालकों को भेज देते हैं, मतलब कि तुम जाओ बैजू के घर, तुम लोग जाओ और उन दोनों घर जाओ और देखो कि कोई अगर मिलता है तो पकड़ कर उसे लाओ। तो जो बैजू रहता है वो जाकर कहीं छिप जाता है और बच जाता है। और ये जो बालक रहता है इसका नाम वही जो तिरकेश्वर नाथ जो रहता है, तो वही जो बालक रहता है उस बालक को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है और इसे काफ़ी दंड दिया जाता है। जब यही खबर उसके पिता को पता चलती है तो वो तुरंत आते हैं और उसे छुड़ाते हैं और उसे अपने गोद में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ही काफ़ी सुंदर तरीके से लेखक कह रहे हैं कि जब वो जैसे ही वो अपने पिता के गोद में जाता है, फिर वो अपने पिता के गोद में जाते समय भी चुप नहीं होता है, वो तब भी रोता ही रहता है। वो रोते रोते अपने पिता के गोद में जाता है, जबकि वो अभी आप अंत में देखेंगे कि जब वो अपनी माता के गोद में जाएगा वह तुरंत चुप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि वो अपने पिता के गोद में जाने के बाद भी चुप नहीं हुआ है, वो भी रो ही रहा है। फिर उसके बाद जब वह फिर बालकों की मंडली को देखता है, फिर से अपना सारा रोना धोना भूल कर फिर से खेलने में लीन हो जाता है। तो एक बार की और घटना यहाँ पे बताते हैं, यही देखिए मेन घटना है। एक बार वो लोग क्या करते हैं, चूहे की बिल जो होती है उसमें पानी डालते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इस बिल को हम लोग पूरा भर सकते हैं। तो उसी में पानी डालते वो लोग सोचते हैं अभी चूहा बाहर आएगा तो हम लोग उसके साथ उसे परेशान करेंगे तो हमें मज़ा आएगा, उसके साथ मतलब कि मस्ती करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। उस चूहे की बिल में से एक सांप निकल जाता और उसे देखकर वो लोग बौखला कर यानी पगला कर भागते हैं वहाँ से। उसके बाद उनके पैर में काफ़ी सारे कांटे धस जाते हैं और वो जो बालक रहता है, छोटा बालक, वो लहूलुहान हो जाता है और उसके कारण वो अपनी माता के गोद में जैसे ही जाता है, रोते रोते वह तुरंत शांत हो जाता है और अपनी माता के गोद को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसका जो लगाव था वह उसकी माता से काफ़ी ज़्यादा था। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग।